संडे और सैटरडे ये 2 दिन रखना चाहिए इंसान को अपने जीवन में। अपने जीवन में जो गलतियाँ हुई हैं और जो छूट गया है उसको मेंटेन करने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। इंसान के जीवन में एक बात याद रखना चाहिए, गलती करना कोई बड़ी गुनाह नहीं है, लेकिन गलती करके उसे स्वीकार न करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए कभी कभार हम लोग बड़ी गुनाह करते चले जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। जिस दिन आप अपनी गलती को स्वीकार कर लिए, अपनी जिम्मेवारी तय कर लिए, उस दिन आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा और आप सफल होना शुरू हो जाएंगे और आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना और दिक्कत यह है कि जब हम फेल करते हैं या हमसे कोई गलती होती है तो अपने फेल और अपनी गलती का ठिकरा किसी और व्यक्ति पर थोपते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने मित्र, अपने समाज, इस पर थोपने लगते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो अपनी गलती का ठिकरा किसी और पर फोड़ते हैं। लेकिन याद रखिए, जीवन में जो भी यातना, जो भी दुख या जो भी तकलीफ, जो भी फेलियर आप झेल रहे हैं, केवल आप अपनी वजह से झेल रहे हैं। इसलिए आप जब फेल करते हैं तो अपने आप को कमरे में बंद कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। दूसरों पर थोपिए मत, अपनी गलती को खुद पर थोप कर एनालिसिस कीजिए कि भैया आपने कहाँ कहाँ गलती की है और अगले बार या अगले एग्जाम के आने तक आप कौन कौन सी गलती नहीं करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज के सुबह के इसी संदेश के साथ हम अपने करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है हमारे चैनल टोटल सिलेक्शन लाइव पर। वो सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को शेयर कर दो गुरु, क्योंकि आज का भी सेशन करंट अफेयर का द बेस्ट होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। आपके लिए मैं एक बेहतरीन सेशन लेकर डेली आ रहा हूँ करंट अफेयर का, जिसमें काफ़ी मेहनत हो रही है। काफ़ी मेहनत करके नए नए प्रश्नों के साथ, बेहतरीन डिस्कशन के साथ उपस्थित होता हूँ। पर सेशन को लाइक कर दो गुरु, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आज संडे का दिन है, रिवीजन का दिन है। अपने कमरों की सफाई भी आप करेंगे, कपड़ों की सफाई करेंगे और अपने जो गलतियाँ की है उसकी भी सफाई करेंगे। चलिए, यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत ने आसियान प्लस रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस देश के साथ 10 वर्षीय रक्षा समझौता किया है? अभी हाल ही में, कल ही मैंने बताया था कि एशियान प्लस की बैठक में श्री राजनाथ सिंह जी गए हैं कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ही हुआ है इस बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 20वां सम्मेलन। पूर्वी एशिया का 20वां शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ है। वहीं हमारे एस जयशंकर साहब भी गए हुए थे, विदेश मंत्री। और अभी रक्षा मंत्री आसियान प्लस की बैठक भी साथ साथ होती है, डिफेंस मिनिस्टर का बैठक होता है, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है 10 साल का, जिसमें भारत अमेरिका एक दूसरे को तकनीकी हस्तांतरण करेंगे। अमेरिका भारत को युद्ध तकनीक देगा, हथियार बनाने का तकनीक देगा। दोनों मिलकर सम्मिलित रूप से हथियारों का निर्माण करेंगे, युद्ध सामग्री का निर्माण करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से जो भी कार्य हो सकते हैं ये दोनों मिलकर करेंगे अगले 10 साल तक। तो 10 साल का एक समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। नोट कर लीजिए कहाँ हुआ है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान प्लस की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक थी उसमें राजनाथ सिंह ने यह समझौता किया है अमेरिका के साथ। इसलिए भैया, ताकि डिफेंस टेक्नोलॉजी एक दूसरे से ट्रांसफर हो सके और आपस में मिलकर हथियारों का निर्माण कर सकें और दुनिया में सुरक्षित, दुनिया और आपस में जो सुरक्षित विश्व है उसका निर्माण कैसे किया जा सके। तो चलिए, ये डील हुआ है कुआलालंपुर में। आगे आते हैं जल टूटा हुआ पानी की प्राचीर, यह उपन्यास के लेखक है रामदरस मिश्र। इनका संबंध किस राज्य से है? कल ही इनका निधन हो गया है, कल के अखबार में, यानी परसों निधन हुआ है इनका, परसों निधन हो गया है। इनका एक फेमस है कि कवि हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचना भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, लेकिन मूल रूप से सबसे ज़्यादा एक कविता का निर्माण किया, कविताओं को लिखा इन्होंने। तो कविता के लिखने वाले रामदरस मिश्र का निधन हो गया है। तो ये रामदरस मिश्र जी का निधन हो गया। ये किस राज्य से हैं? इनकी कविता है, गा रही है आज कल भी प्यार से गाती रहेगी, गा रही है आज कल भी प्यार से गाती रहेगी, मेरी रचनाएं शहर से गांव तक जाती रहेगी, मैं रहूंगा नहीं कल
मैं रहूंगा नहीं कल पर वे जिंदगी बन मेरे स्वर में लोक से बतियाती रहेगी। इनकी कविता है गुरु, गा रही है आज कल भी प्यार से गाती रहेगी, मेरी रचनाएं शहर से गांव तक जाती रहेगी। मैं रहूंगा नहीं कल, आज नहीं है वो, मैं रहूंगा नहीं कल पर वे जिंदगी बन मेरे स्वर में लोक से बतियाती रहेगी। मूल रूप से कवि थे, लेकिन उन्होंने उपन्यास का भी लेखन किया। जल टूटता हुआ इनका उपन्यास है, पानी के प्राचीर भी इनका उपन्यास है, फेमस उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से ये बिलोंग करते हैं। और मैं बता दूं कि जो रामदरस मिश्र हैं, इन्हें 2011 में व्यास सम्मान दिया गया था। 2015 में इनकी एक किताब है, रचना है अग्नि की हंसी। 2015 में अग्नि की हंसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला और 2021 में इन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला। मैं तो यहाँ हूँ, इनके लेखन मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला और 2025 में इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया। यानी कि इन्हें 2011 में व्यास सम्मान मिला, 2015 में सरस्वती सम्मान मिला और 2021 में इन्हें क्या मिला, 2021 में सरस्वती सम्मान और 2025 में इन्हें क्या मिला, 2025 में इन्हें मिला पद्म श्री। याद कर लीजिए, 2011 में व्यास सम्मान, 2015 में इनकी एक कविता संग्रह है अग्नि की हंसी। अग्नि की हंसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। 2021 में मैं तो यहाँ हूँ, इस रचना के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला और 2025 में इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा गया। रामदरस मिश्र की कविता भी आपको सुना दिए। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनका परसों निधन हो गया, कल के अखबार में न्यूज था, नोट कर लीजिए गुरु। जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर इनके फेमस उपन्यास हैं। वर्जीनिया जोफ्रे की पुस्तक नो बडीज गर्ल के प्रकाशन के बाद राजकुमार एंड्रयू से खिताब वापस लिए गए। ये किस देश के राजकुमार थे गुरु? कौन से देश के राजकुमार थे जिनको स्पेशली लड़कियों के शोषण के मामले में एक किताब प्रकाशित हुआ? एक महिला थी जो मरने से पहले एक किताब लिख गई थी, इनका डेथ हो चुका है। मरने से पहले इन्होंने एक किताब लिखा जिसमें पूरी खुलासा किया गया है कि कम उम्र के लड़कियों का शोषण किया गया ब्रिटेन के राजकुमार के द्वारा। ये किताब इनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ। किताब जैसे ही प्रकाशन हुआ, पूरे इंग्लैंड, पूरे ब्रिटेन में हड़कंप मच गया कि ब्रिटेन के राजकुमार ऐसा कर सकते हैं। और ऐसे में ब्रिटेन के राजकुमार से उनकी सारी उपाधियां छीन ली गई हैं। अब वो सरकारी आवास में भी नहीं रहेंगे और उनको अब निजी निवास में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये द हिंदू, जितने भी अखबार हैं, मीडिया हैं, सब में कल का न्यूज है ये। भैया एक वर्जीनिया जोफ्री, यह है, इन्हीं का डेथ हो गया है। इनकी पुस्तक है नो बडी गर्ल, नो बडीज गर्ल, नो बडीज गर्ल इनकी पुस्तक है। यही महिला हैं जिन्होंने आरोप लगाया है ब्रिटेन के राजकुमार के खिलाफ कि ये लगातार हमारे साथ और लड़कियों के साथ भी कई बार शोषण किया है इन्होंने, और इस शोषण के खिलाफ इनको दंड मिलना चाहिए। जैसे ही ये पुस्तक आई मार्केट में, इनके मरने के बाद आया, जैसे ही पुस्तक आया गुरु, ये पूरा इंग्लैंड में हल्का मच गया। इंग्लैंड के इस राजकुमार की सारी उपाधियां इस किताब के आने के बाद छीन ली गई। ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के राजकुमार हैं। एकदम याद कर लो, नो बडीज गर्ल, वर्जीनिया जोफ्रे की पुस्तक है। बड़ी फेमस किताब है ये, बड़ी चर्चित किताब है, अगले परीक्षा में आ सकता है। द हिंदू के फ्रंट पेज पे भी ये न्यूज है कल का, नोट कर सकते हैं आप। मैं बता देता हूँ आपको सोर्स भी, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ से ला रहा हूँ करंट। पर सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को शेयर कर दो गुरु। आज मजा आ जाने वाला है इस सेशन से। बौद्ध धर्म गुरु ए.बी. ज्ञानेश्वर या भदंत ज्ञानेश्वर भी इनको कहते हैं। ए.बी. ज्ञानेश्वर या भदंत ज्ञानेश्वर हैं। ये किस महाविहार से जुड़े हैं? इनका भी डेथ हो गया है। बौद्ध धर्म गुरु ए.बी. ज्ञानेश्वर या भदंत ज्ञानेश्वर का भी निधन हो गया है। ये किस बौद्ध विहार से जुड़े हुए हैं? तो म्यांमार बौद्ध विहार, म्यांमार बौद्ध विहार से जुड़े भदंत ज्ञानेश्वर का भी निधन हो गया है कल। म्यांमार बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम था सुद्योधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी उसे संबोधि कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने भारत में अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश भारत में पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुआ।
विहार उसको बोलते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बौद्ध भिक्षु के रहने के जगह को विहार कहते हैं। बौद्ध भिक्षु जहाँ पूजा पाठ करते हैं उसे चैत्य कहते हैं। और बौद्ध भिक्षु के मरने के बाद जहाँ उनके अस्थियों को, अस्थि कलश को रखा जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है गुरु? ये कहा जाता है आपका स्तूप। क्या कहते हैं? स्तूप। जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं इस जगह को बोलते हैं विहार। जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते हैं इसे बोलते हैं चैत्य। और जहाँ उनकी अस्थियों को रखा जाता है मरने के बाद उसे कहा जाता है स्तूप। इतनी बात याद रखिए। तो म्यांमार बौद्ध विहार, बौद्ध धर्म के एबी ज्ञानेश्वर जो कि भदंत ज्ञानेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, इनका भी मृत्यु हो गया है। हाल ही में प्रारंभ किया गया कंगारू मदर केयर कार्यक्रम किससे संबंधित है? कंगारू मदर केयर। आप जानते हैं कि कंगारू जो है अपने पेट के अंदर ही एक चैम्बर बना होता है, उसी में अपने बच्चे को सटा के रखती है। वैसे भी माँ का नेचर होता है बच्चे को अपने सीने से लगाती है। सीने से लगा के जिन बच्चों को माँ पालती है, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि अपने माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं, या उनसे नफरत कर रहे हैं, या फिर उनसे घर में ही वृद्धाश्रम जैसा फीलिंग करवा रहे हैं। उनसे न बात करते हैं, न चीत करते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है गुरु। तो भैया माँ के अभी एक रिसर्च आया है कि अगर माँ अपने सीने से अपने बच्चे को जितना देर तक चिपका के रखेगी, बच्चे में इम्यूनिटी उतना ही ज़्यादा होगा, उसके अंदर बहुत कम से कम बीमारी लगेगा, उसकी आयु बढ़ेगा, उसका पोषण बढ़ेगा। यानी माँ के सीने से चिपका के, रिसर्च में आया है कि भैया अगर सीने से जितना देर तक चिपका के माँ रखती है अपने बच्चे को, उतना ही ज़्यादा दीर्घायु होता है बच्चा, उसकी लंबी आयु, उतना ही निरोग होता है बच्चा, उतना ही भिष्ट पुष्ट होता है बच्चा। ये आया है, इसी को बोलते हैं कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर शिशु मृत्यु दर में कमी देखा गया। कंगारू मदर केयर को अपनाने से बच्चों की मृत्यु, खासकर 0 से 6 साल तक के बच्चों में जो मृत्यु दर था वो काफ़ी कम हो गया। 0 से 6 साल तक यदि माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर ज़्यादा देर तक रखती है तो देखा गया कि बच्चों में मृत्यु दर काफ़ी कम हो गया है ना। माँ सबसे बड़ी सुरक्षा होती है बच्चों का। तो कंगारू मदर केयर का संबंध है शिशु मृत्यु दर को कम करना। शिशु मृत्यु दर को कम करना, नोट कर लीजिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन को किस राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? एमएलसी बनाया गया। इनको एमएलए के चुनाव लड़े थे पर हार गए थे। इनको एमएलसी बना करके किस राज्य के मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया गया है? जल्दी बताइए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवन्ना रेड्डी। रेवन्ना रेड्डी तेलंगाना के सीएम हैं। उनके मंत्रिमंडल में अब 16 मंत्री हो गए। पहले 15 मंत्री थे, अब 16 मंत्री हो गए। टोटल 18 हो सकते हैं। आपको पता है ना, किसी भी राज्य में या किसी भी, भाई भारत के किसी भी विधानसभा में या लोकसभा की बात करें तो 15% से ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मात्र 18% ही क्या बन सकता है, 18 मंत्री ही बन सकते हैं। 18 मंत्री, जो कि 15% है। टोटल जितनी भी संख्या है विधानसभा में उसके 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन, नोट कर लीजिए। किसी भी राज्य में मंत्री की जो संख्या होती है, ये 91वां संविधान संशोधन में लिखा गया कि किसी भी राज्य के विधानसभा या देश के लोकसभा, माने देश के संसद या विधानमंडल जो है, टोटल कुल मिला के 15% ही मंत्री बना सकते हैं। 15% ही मंत्री बना सकते, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, ये नियम है। तो भैया 15% मंत्री बना सकते हैं, तो कुल मिला के इस राज्य में 18 मंत्री बन सकते हैं। 16 बन गए। 16वां कौन बने हैं? मोहम्मद अजहरुद्दीन। कहाँ बने भैया? तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार में इनको क्या बनाया गया है? मंत्री का पद दिया गया है। चलिए बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं सेशन, मोहम्मद अजहरुद्दीन का संबंध क्रिकेट से है और ये क्रिकेट में उम्दा खिलाड़ी रहे हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। चलिए, तेलंगाना सरकार इनको मंत्री बनाई है। तेलंगाना में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? 18 मंत्री। वैसे पूरे देश के विधानसभा लोकसभा में क्या नियम है कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। कौन सा संविधान संशोधन? रट लो गुरु, 91वां संविधान संशोधन। हॉकी गोलकीपर मैनुअल फ्रेडरिक किस ओलंपिक टीम से जुड़े थे? इनका निधन हो गया है। मैनुअल फ्रेडरिक का भी डेथ हो गया है। ये किस ओलंपिक से जुड़े हुए थे? उस ओलंपिक में भारत ने जीता था कांस्य पदक। उस ओलंपिक में भारत ने जीता कांस्य पदक। हॉकी गोलकीपर मैनुअल फ्रेडरिक, 1972 के जो भारत के हॉकी टीम ने जीता था कांस्य पदक, भारत के हॉकी टीम ने जीता था 1972 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। उस टीम के हिस्सा थे मैनुअल फ्रेडरिक। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल क्या आप कहिए, परसों निधन हुआ है। मैनुअल फ्रेडरिक का डेथ हो गया है। ये 1972 के ओलंपिक से जुड़े थे। मूलतः गोलकीपर थे। क्या थे भैया? हॉकी गोलकीपर थे। और इनका संबंध केरला से है। केरल से इनका संबंध है। और केरल के एक और व्यक्ति हैं जो हाल ही में
जो भारत ने जीता इस पर ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने क्या जीता है हॉकी में, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने क्या जीता है जी, और पेरिस ओलंपिक में भी क्या जीता है जी, कांस्य पदक। पता है ना आपको, ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस में भी और उसमें भी जीता था, टोक्यो में भी। तो भाई एक गोलकीपर थे, आपको पता होगा, पीआर श्रीजेश, नाम सुना है ना, पीआर श्रीजेश नाम सुना होगा आपने। तो पीआर श्रीजेश जो गोलकीपर हैं वो भी केरला के ही हैं। तो केरल से दो गोलकीपर के नाम याद रखिए, फ्रेडरिक, मैनुअल फ्रेडरिक और पीआर श्रीजेश, इन दोनों का संबंध केरला से है। श्रीजेश ने भी अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। पेरिस ओलंपिक के बाद पीआर श्रीजेश ने संन्यास ले लिया था, आपको याद होगा। तो पीआर श्रीजेश भी कहाँ से हैं, वो भी गोलकीपर ही हैं, केरला से। और मैनुअल फ्रेडरिक भी कहाँ से है, केरला से हैं। ये इनका डेथ हो गया मैनुअल फ्रेडरिक का, पीआर श्रीजेश अभी हैं, लंबी आयु भगवान उनको दे। 1972 के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले ओलंपिक टीम के हिस्सा थे। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किन दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया है। आवारा कुत्ते, आप जानते हैं कि आजकल खूब नगर निगम की तरफ से कुत्ता पकड़ा जा रहा है। ये कुत्ते करते क्या हैं, ये किसी को भी पकड़ के काट ले रहे हैं, किसी को भी पकड़ के काट ले रहे हैं। रात में अगर निकलिएगा तो कुत्ते आपको घेर लेंगे। स्थिति ऐसी है कि अकेले निकल गए, शहर के अंदर की स्थिति है। अगर 12-1 बजे निकले हैं सुनसान इलाका से तो कई बार ऐसा भी खबर आया है कुत्ते ने घेर करके काट काट के इंसान को मार दिया जान से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन आवारा कुत्तों पर रिपोर्ट मांगा है। दो राज्य की स्थिति अच्छी है, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की स्थिति ठीक है आवारा कुत्तों के मामले में। पश्चिम बंगाल तेलंगाना के छोड़कर सभी राज्यों के 28 राज्य में 2 राज्य को छोड़कर यानी कि 26 राज्य के मुख्य सचिव को बुलाया है सुप्रीम कोर्ट, जवाब लेकर कि आपने इस पर काम क्यों नहीं किया। तो पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्य के मुख्य सचिव को इस मैटर पर बुलाया है कि आपने इस पर कार्य क्यों नहीं किया। तो भाई चर्चा में है, लगातार 7-8 दिनों से न्यूज में है कि भैया आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है कि जवाब दीजिए, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखो स्क्रीन रीडर, जल्दी जल्दी करेंगे हम, आपका टाइम नहीं लेंगे झूठ मूठ का ऐसे ऐसे करके। भैया आपका जितना जरूरत का करंट अफेयर है, बाकी तो हम जीके जीएस में कराते हैं, बाकी तो आपको हम जीके जीएस में कराते, को हारना नहीं है। जीवन जो है ना बड़ी खूबसूरत है गुरु, बहुत खूबसूरत है, इसको मनाना है, सेलिब्रेट करना है। और सेलिब्रेट तब होगा जब अपने कार्य को आप समय से पूरा करेंगे। हर दिन आप सुबह 5 बजे जगेंगे, हर दिन सुबह 5 बजे जगने के बाद अपने सारे कार्य को निपटाएंगे और उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई भी टाइम से करेंगे तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा। तो जीवन को ठीक करना है तो सब कुछ टाइम से करना होगा, बिना टाइम के नहीं। हर दिन का टाइम फिक्स होगा, हर दिन का काम फिक्स होगा और वो काम पूरा करने के बाद ही रात को सोएंगे। और ये निश्चय आपने कर लिया तो जान जाइए कि आपका जीवन में कभी कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। हर काम को ठीक से करना है, मुस्कुराते रहना है, दुखी नहीं होना है। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर किसके लिए आया भैया, तो दृष्टि बाधित के लिए, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। यूपीएससी से कोर्ट ने जवाब मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से जवाब मांगा था कि आपने दृष्टि बाधित के लिए, जिनको आंख से दिखाई नहीं देता, उनकी परीक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। जो दृष्टि बाधित हैं उनकी परीक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। तो यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया है कि उनके लिए हम स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं दृष्टि बाधित बालकों के लिए नहीं कहिए, परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, या विद्यार्थियों के लिए या छात्रों के लिए। दृष्टि बाधित जो छात्र हैं उनके लिए क्या किया गया है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं मजा आ जाएगा आज के करंट में। आपको हर दिन करंट में मजा तो आ ही रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस विशेष समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस विशेष समारोह का आयोजन किया गया गुजरात के एकता नगर में, गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 150वीं जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के उत्सव पर मनाया जा रहा है गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में एक जगह है एकता नगर। एकता नगर में यह समारोह का आयोजन किया गया है। आपको पता है सरदार पटेल का जो स्टैचू लगा हुआ है वो लगा हुआ है गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में। उस स्टैचू को बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, सरदार पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्लियर है। और 31 अक्टूबर को ही डेथ हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी का। श्रीमती इंदिरा गांधी का निधन भी 31 अक्टूबर को हुआ। शोक दिवस भी हमारे लिए है, लेकिन हमारे लिए एकता दिवस, सरदार पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था। अगर वो ना होते तो शायद भारत के कई टुकड़े होते। आज सरदार पटेल की वजह से हमारा देश एक है।
है ना। कश्मीर की स्थिति की भी बात करेंगे तो कश्मीर भी हमारा होता यदि वो गृह मंत्रालय के अंदर होता, पटेल के अंदर होता, पर बदकिस्मती से कश्मीर उनके अंदर नहीं था। आपको पता है कश्मीर से ज़्यादा खराब स्थिति हैदराबाद का था, जिसको तो हम लोग कभी कैप्चर में ले लिए। कश्मीर कौन सा चीज़ था, पूरे कश्मीर हमारे अंडर होता यदि पटेल, इसमें पटेल को मिला होता जिम्मेवारी। तो गुजरात के में एकता नगर में मनाया गया है एकता दिवस। और आपको पता है सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल थे। इनका डेथ 1950 में हो गया था। अगर आगे और होते तो देश का निर्माण और बेहतर हो सकता था। सरदार पटेल के इस जन्म उत्सव के अवसर पर नरेंद्र मोदी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 150 रुपये के सिक्के का ये किया है, 150 रुपये का सिक्का जारी किया है और डाक टिकट जारी किया है। सरदार पटेल के 150वें जन्मदिन पर 150 रुपये का सिक्का भी जारी हुआ है और डाक टिकट जारी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आ जाओ। आसियान भारत समुद्री अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भैया अभी जो रक्षा डील हुआ है, डिफेंस डील हुआ है, भारत अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील हुआ, आपको बताया है मैंने, भारत अमेरिका के बीच जो डिफेंस का डील हुआ है, रक्षा समझौता हुआ है 10 साल के लिए, 10 साल याद रखना। और अभी पता है आपको भारत को अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह में प्रतिबंध से छूट दिया है। कितने महीने के लिए? इसका उत्तर बताइए। कल बताया था मैंने, कल मैंने बताया था कि चाबहार बंदरगाह जो पाकिस्तान में चीन ने बना रहा है, ग्वादर बंदरगाह, पाकिस्तान में चीन कौन क्या बना रहा है? ग्वादर बंदरगाह। उसी को काउंटर करने के लिए ईरान में भारत बना रहा है चाबहार बंदरगाह। उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा दिया था। कितने दिनों का छूट दिया एक बार बताइए? कितने दिनों का? 6 महीने का छूट दिया। मैंने कल पढ़ाया था, पुराना भी रिवीजन करते रहिए। आसियान भारत समुद्री अभ्यास अगले साल 2026 में और अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा भी 2026 में कहाँ होगा? भारत में होगा। भारत में होगा अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और आसियान भारत समुद्री अभ्यास दोनों कहाँ होगा? भारत में। आगे आइए, INSTEP इन स्टेप अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? ये दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन जो है, दिल्ली का जो उपराष्ट्रपति निवास है, उसमें दुनिया के 21 देशों ने भाग लिया है। दुनिया के 21 देशों ने भाग लिया है इस कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम में। 24 गलती टाइप हो गया, 21 देशों ने भाग लिया है, 21 देशों ने भाग लिया है। और इसमें ये कहा हुआ उपराष्ट्रपति भवन जो है उसी के आसपास इसका आयोजन किया गया है। इसका तीसरा संस्करण है। कैवा संस्करण? इन स्टेप का ये तीसरा संस्करण है। और इसमें दुनिया में सुरक्षित विश्व का निर्माण कैसे किया जा सके, सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जा सके, उस पर बातचीत हुआ है, वार्तालाप हुआ है। आगे आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन किस राज्य में किया? ब्रह्म कुमारी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी का नाम आपने सुना होगा। टीवी में व्हाइट कपड़ा पहने कई महिलाएं उपदेश देती हैं आकर के, सफेद कपड़ा सफेद ड्रेस में आकर कई सारी महिलाएं उपदेश देती हैं, जीवन जीने का कला सिखाती हैं। वो सब ब्रह्म कुमारी से जुड़ी होती हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी का मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी का ब्रांच तो सारे राज्य में है, लेकिन प्रजापति ब्रह्म कुमारी का जो मुख्यालय है वो राजस्थान के माउंट आबू में है। लेकिन इसका जो शिखर है, शांति शिखर, इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी का शांति शिखर का उद्घाटन कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। ब्रह्म कुमारी का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्थान के माउंट आबू में है। नोट कर लीजिए, छत्तीसगढ़। आप देखे होंगे टीवी उवी में कभी काल ये पूरा व्हाइट कपड़ा पहन के कुछ महिलाएं आके उपदेश देती हैं, तो प्रजापति ब्रह्म कुमारी से ही जुड़ी होती हैं। तो प्रजापति ब्रह्म कुमारी का मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में है और छत्तीसगढ़ में शांति शिखर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तीसरा प्रवासी परिचय, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, मजा आ रहा है, करंट पढ़ के अच्छा लग रहा है, करंट पढ़ के आपको बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और लग रहा है कि करंट एकदम याद हो रहा है। घोट घोट के हम पिला रहे हैं गुरु, अगर घोट घोट के पिला तो करंट की सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? सबसे बड़ी समस्या जो करंट की है वो है याद रखने की। याद ही नहीं रहता करंट। ये बात हमारे साथ भी है और जितने लोगों से मैंने पूछा उसमें 99% लोगों ने कहा है इसका करंट यादें नहीं रहता है। लेकिन हम जैसा मुझे कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको करंट याद रहे, है ना। एक दिन हम रिवीजन भी करवाएंगे, पता है आपको, एक सप्ताह में जितना करंट होगा उसका हम रिवीजन करेंगे। हम लोग अगले सैटरडे को जितना करंट सैटरडे तक हो जाएगा, तो अगला जो संडे आएगा उस दिन हम पूरा रिवाइज करवा देंगे। जितना करंट था, 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, पूरा को एक बार पढ़ जाएंगे। ठीक है, चलेगा ना? चलेगा ऐसा तो बोलो कि हाँ सर चलेगा, करा दीजिएगा। संडे के दिन 2 सप्ताह का 15 दिन का करंट, हर संडे रिवीजन, हर 15 दिन पर एक संडे निकालिएगा सर, वो पिछले 15 दिन का रिवाइज करवा दीजिएगा।
तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव कहाँ हुआ है गुरु? तीसरा पर रियाद में। मैं बताऊं कि हर साल 2023 से शुरू हुआ है, ये वाला जो शुरू हुआ है ना 2023 से, 23, 24, 25, 26, 25, 23 में हुआ, फिर 24 में, 25 में, ये तीसरा हो रहा है, हर साल होता है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में और भारतीय दूतावास के अंदर एक सोचा गया 2023 में कि भारत के लोग जो रहते हैं सऊदी अरब में, उनमें जो कला है, उनमें जो डांसिंग कला है, नृत्य गायन की कला है, उनको बुलाया जाए भारतीय दूतावास में। भारत के जो एम्बेसी है वहाँ, उसमें बुलाया जाए और वहाँ पर एक कार्यक्रम करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाँ पर सऊदी अरब के लोग भी आएंगे। इससे भारत और सऊदी अरब के बीच जो कल्चरल यूनिटी है, कल्चरल जो रिलेशनशिप है भारत और सऊदी अरब के बीच, वो बढ़ेगा। तो भारत सऊदी अरब के बीच कल्चरल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, भारत के लोगों को उनके कल्चरल गरिमा को एहसास कराने के लिए 2023 में भारत के दूतावास के अंदर नृत्य गायन और भारत में जो धर्म है, संस्कृति है, उसके प्रदर्शन किया जाता है। हर साल 3-4 दिन का प्रोग्राम होता है। इसी को बोलते हैं प्रवासी परिचय उत्सव। ये सऊदी अरब के लोगों ने ही शुरू किया है, सऊदी अरब के दूतावास में शुरू हुआ है। हर साल सऊदी अरब के दूतावास में ही होता है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा आयोजन दुनिया के सारे देश के दूतावास में होना चाहिए। उसमें उस देश के लोगों को ही बुलाना चाहिए, जिससे भारत के कल्चर, भारत के नृत्य, भारत की संगीत, इनसे उन लोगों का परिचय होगा और भारत के प्रति एक तरह का स्नेह और आस्था जगेगा। भारत में जो गीता का ज्ञान है, भारत में जो रामचरितमानस का ज्ञान है, भारत के जो कल्चर है, उस कल्चर को दुनिया को दिखाएंगे अगर, तो उनको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन है, कितनी गहरी है, कितनी समझदारी भरा विरासत हमारे देश की है। तो हर देश में ये होना चाहिए। तो वही सऊदी अरब के रियाद में हर साल होता है प्रवासी परिचय उत्सव। इस बार तीसरा है 2025 में, 2023 में शुरू हुआ था। सामने देखिए, ये फोटो भी मैंने ले लिया है। हर साल होता है, रियाद में होता है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और बागदाद इराक की राजधानी है। इराक की राजधानी बागदाद, भारत की राजधानी दिल्ली और तेहरान ईरान की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, ये भी लिख लीजिए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और इराक की राजधानी बागदाद, भारत दिल्ली, ईरान की राजधानी तेहरान। आगे आइए। विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग सिखाने के लिए साइबर जागो पहल की शुरुआत किसने की है? साइबर जागो पहल, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर जागो की पहल शुरू किया है, कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? ये पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। और मैं बता दूं, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना झील है। चंडीगढ़ में एक झील है, सुखना झील, नोट कर लीजिए। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। और मैं बता दूं कि पंजाब में भांगड़ा नृत्य होता है, गिद्धा नृत्य होता है। पंजाब में बैसाखी फेमस त्यौहार है। पंजाब में बैसाखी फेमस त्यौहार है और पंजाब में एक नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। ये और भी नृत्य है, लेकिन 2 फेमस नृत्य है, भांगड़ा और गिद्धा। पंजाब 5 नदियों के संगम पर है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम। ये 5 नदी कहाँ से बहती है? पंजाब से। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, ये नदियाँ पंजाब से होकर गुजरती हैं। सतलज, रावी, चिनाव, ब्यास, झेलम। पंजाब में भाखड़ा नंगल बांध भी है। पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध है। पंजाब 5 नदियों का स्थल है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम। ये नदियाँ पंजाब से होकर जाती हैं। पंजाब में भाखड़ा नंगल बांध है। पंजाब में बैसाखी त्यौहार है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा, ये 2 नृत्य है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। पंजाब के चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और पंजाब के चंडीगढ़ में सुखना झील है। पंजाब राज्य की स्थापना 1966 में हुआ था। पंजाब राज्य की स्थापना 1966 में हुआ था। पंजाब पुलिस ने शुरू किया साइबर जागो। आजकल विद्यार्थी साइबर ठगी के चक्कर में ज्यादा फंस रहे हैं। कम उम्र के विद्यार्थी इस चंगुल में फंसते जा रहे हैं और इस तरह से कई विद्यार्थियों को सुसाइड भी करना पड़ रहा है साइबर ठगी के मामले में। तो भैया, साइबर सुरक्षा की जानकारी देने के लिए, उनको उत्तरदायी बनाने के लिए, उनको ऑनलाइन उपयोग सिखाने के लिए साइबर जागो पहल की शुरुआत पंजाब पुलिस ने किया है। भारत के जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलिया किंडी नींबू का निर्यात किस देश को किया गया है? इंडी नींबू और पुलिया कुंडी नींबू, याद रखिए, इंडी नींबू कर्नाटक का है और पुलिया कुंडी तमिलनाडु का है। इंडी नींबू कहाँ का है गुरु? यह है कर्नाटक का और तमिलनाडु का नींबू है कौन? तमिलनाडु का नींबू है पुलिया कुंडी, याद रखिएगा। तो भैया, इंडी और पुलिया कुंडी नींबू, इसको निर्यात किए, इंग्लैंड को निर्यात किए हैं। यह है कहाँ का? कर्नाटक का नींबू, विशेष प्रकार का नींबू है गुरु। और पुलिया कुंडी तमिलनाडु का नींबू है।
तमिलनाडु का नींबू है, इसको 2025 में मिला था जीआई टैग। इसको मिला है 2025 में जीआई टैग मिला है, इसको जीआई टैग। इसको मिला है 2023 में जीआई टैग। जीआई टैग आपको बता दे, जीआई टैग प्राप्त करने वाला दुनिया भारत का पहला नींबू था असम नींबू। असम का एक नींबू था असमी नींबू, उसे पहली बार भारत में जीआई टैग मिला था। असम के नींबू को पहली बार, लिख लो, भारत में नींबू की पहली प्रजाति थी असम नींबू, जिसे मिला था जीआई टैग। लेकिन इंडी नींबू जो कर्नाटक का है उसे 2023 में मिला जीआई टैग। पुलियाकुंडी नींबू जो तमिलनाडु का है उसे 2025 में मिला जीआई टैग। कब मिला ये भी नोट कर लो, बड़ी फेमस है। अभी ब्रिटेन को इस क्या किया गया, निर्यात इंग्लैंड भेजा गया है। इंग्लैंड भेजा गया इस नींबू को, स्पेशल नींबू है रस की मात्रा के हिसाब से। और पहला नींबू था असम नींबू जिसे जीआई टैग मिला था। तो इंडी नींबू और पुलियाकुंडी नींबू को इंग्लैंड भेजा गया है। इंडी कर्नाटक का है, पुलियाकुंडी तमिलनाडु का है। याद कर लेना गुरु। $5 ट्रिलियन, सोचो भारत अकेला देश। सुनो, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो। तुम लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मजा आ रहा है ना, करंट पढ़ के मजा आ रहा है। अब पहला भैया नींबू में मैंने कहा है कि पहला नींबू था असम नींबू जिसे मिला था जीआई टैग। नींबू की बात की है, वैसे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। दार्जिलिंग चाय था जीआई टैग, भारत में जीआई टैग मिलने वाला पहला जो था आइटम वो था दार्जिलिंग का चाय। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग का चाय पहला था जिसे जीआई टैग मिला था। बहुत सही उत्तर दे रहे हैं। नींबू में पहला असम नींबू था, बस मैं ये कह रहा था। सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को शेयर कर दो, आग लगाना है। 5 ट्रिलियन भारत कह रहा है कि मैं बनूंगा 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी। एक वो कंपनी है एआई, दुनिया की कंपनी, एक एआई कंपनी है, एआई कंपनी है जिसका नाम है एनवीडिया। एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। एनवीडिया जो है दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसकी अकेली इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो गई है। भारत पूरा देश बनना है 5 ट्रिलियन, ये कंपनी बन गई भैया। एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एनवीडिया है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। VVI कर लो गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवीडिया नोट कर लो। आगे आ जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ। एटलस मॉथ दुनिया का पहला, इसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है अटैकस एटलस। अटैकस एटलस इसके वैज्ञानिक नाम है। भैया एक तितली है जिसका न मुंह होता है न पाचन तंत्र होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कीट है, तितली नहीं है। एक्चुअल में तितली जैसा दिखता है पर तितली नहीं है, कीट है ये, पतंगा है ये, कीट पतंग है ये तितली नहीं है। तितली जैसा खाली दिखता है। इसकी जीवन काल 7 दिन, जन्म लेने के बाद मैक्सिमम 7 दिन तक जीवित रहता है। कहते हैं कि नर मादा दोनों रिप्रोडक्शन यानी जनन करने के जस्ट बाद नर मर जाता है और अंडा देने के जस्ट बाद मादा मर जाती है। यानी जनन के उपरांत नर मादा दोनों का मौत हो जाता है। जनन करते ही नर का मौत हो जाता है और उसके बाद अंडा देने के जस्ट बाद मादा का भी मौत हो जाता है। 7 दिन इनका जीवन काल होता है। इनका कोई ना मुंह होता है ना कोई पाचन तंत्र होता है। एकदम याद कर लीजिए। ये मुख्यतः भारत में कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक में मिला है भैया। इसका नाम है एटलस मॉथ है, कीट है, पतंगा है, इस तरह का दिखता है। दुनिया का सबसे बड़ा कीट पतंगा है ये। 7 दिन जीवन काल होता है, न मुंह होता है न पाचन तंत्र होता है। जनन के बाद नर मादा दोनों का मौत हो जाता है। याद रखिएगा आप। ऐसे होता है ना कि मकड़ी में नियम है क्या कि नर का मौत हो जाता है। जनन के बाद मादा नहीं मरती लेकिन नर मर जाता है। किसमें? मकड़ी में। मकड़ी का याद रखिएगा। कौन ऐसा कीट है जो जनन के बाद उसका नर मर जाता है? तो वह कौन भैया? मकड़ी। लेकिन इसमें दोनों मर जाते हैं, नर मादा दोनों का मौत हो जाता है। ये कहाँ मिला है एटलस मॉथ? कर्नाटक में मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम है अटैकस एटलस। नोट कर लीजिए। इससे बेहतर आपको नहीं मिलने जा रहा है कहीं भी। इससे बेहतर करेंट, इससे बेहतर डिस्कशन कहीं नहीं मिलने जा रहा है। एकदम जुड़े रहिए। हर दिन सुबह 8 या 9 बजे हम अभी लेकर आ रहे हैं। जैसे फिक्स कर देंगे 8 बजे का टाइमिंग, लेकिन हर दिन सुबह 8-9 के बीच में हम लोग लेकर आते हैं करंट अफेयर का सेशन। कहीं मत जाना, टिके रहना गुरु, क्योंकि काफी मेहनत हो रहा है इस करंट में। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल की कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? अभी डिस्कस किया हूं। तो भैया 150 रुपए का सिक्का
जारी किया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग, सामने उत्तर भी है। अमेजन फेस परियोजना, अमेजन फेस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको पता है? ब्राजील में बहती है अमेजन नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और मैं बता दूं आपको कि अमेजन नदी के जंगल में दुनिया के सबसे अधिक जैविक विविधता, पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहां पाया जाता है तो अमेजन नदी के जंगल में। अमेजन नदी के जंगल में विश्व के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है। और अमेजन नदी का जो जंगल है उसे सेल्वा भी कहा जाता है, सेल्वास, लिख लीजिए भैया। अमेजन नदी के जंगल को सेल्वास कहा जाता है और अमेजन नदी के जंगल को लंग ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। लंग ऑफ अर्थ, धरती का फेफड़ा। पूछा जाए धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है तो अमेजन नदी के जंगल को। भैया दुनिया में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी किस कहाँ है? अमेजन नदी के जंगल में। अमेजन नदी के जंगल का और क्या नाम है गुरु? तो यहाँ इसका नाम है सेल्वा। और अमेजन नदी के जंगल में ही अनाकोंडा सांप भी मिलता था। अनाकोंडा सांप, अनाकोंडा स्नैक, दुनिया का ऐसे तो और भी स्नैक खोजे गए हैं, लेकिन दुनिया में एक लंबे स्नैक में शामिल, दुनिया के एक लंबे स्नैक में शामिल अनाकोंडा भी अमेजन नदी के जंगल में मिलता है। अमेजन नदी है कहाँ? तो अमेजन नदी ब्राजील में है। और अमेजन नदी के दोनों किनारों पर जो घने जंगल हैं उसी को बोलते हैं अमेजन वन। अमेजन वन में दुनिया का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है। इसे सेल्वा कहते हैं, इसे लंग ऑफ अर्थ कहते हैं। और यहाँ पर अनाकोंडा स्नैक मिलता है। तो बढ़ते CO2 का वनों पर प्रभाव, भैया अमेजन फेस परियोजना का उद्देश्य है बढ़ते CO2 का किस पर प्रभाव भैया? अमेजन के जंगलों पर बढ़ते CO2 का प्रभाव नापना। यह अमेजन फेस परियोजना का क्या है गुरु? ये उद्देश्य है। अमेजन फेस परियोजना का उद्देश्य है बढ़ते CO2 का वनों पर प्रभाव को जांचना। ये इसका अमेजन फेस परियोजना जो चलाया गया इसका उद्देश्य है। एकदम याद हो गया ना गुरु? दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अमेजन वन। सेल्वा के नाम से कौन जाना जाता है? अमेजन वन। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। लंबी नहीं, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन है। और अमेजन नदी जो है, नोट कर लीजिए, अमेजन नदी में अनाकोंडा सांप मिलता है। इसे अमेजन नदी के जंगलों को लंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। विश्व शहर दिवस, दुनिया में कैसे सस्टेनेबल शहर का विकास हो, दुनिया में सस्टेनेबल शहर, सतत शहर का विकास कैसे हो, प्रदूषण मुक्त शहर का विकास कैसे हो, टेंशन मुक्त शहर का विकास कैसे हो, स्वच्छ शहर का विकास कैसे हो, उसके लिए विश्व शहर दिवस मनाया जाता है 2014 से। 2014 से मना रहे हैं। 13 में डिसीजन लिया गया था। विश्व शहर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को ही, जिस दिन भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। जिस दिन भारत में मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, उसी दिन मनाते हैं क्या भैया? 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं विश्व शहर दिवस। याद रखिए, सतत शहर का विकास कैसे हो भैया, प्रदूषण मुक्त शहर का विकास कैसे हो, टेंशन मुक्त शहर का, तनाव मुक्त शहर का विकास कैसे हो, स्वच्छ शहर, हरित शहर का विकास कैसे हो, उसके लिए शहर दिवस मनाया जाता है। कब से? तो 2014 से मनाया जा रहा है। 13 में फैसला लिया गया था, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार का जो विषय है वह जन केंद्रित स्मार्ट सिटी। जन केंद्रित स्मार्ट सिटी इस बार का सब्जेक्ट है, इस बार का विषय है जन केंद्रित स्मार्ट सिटी। बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो गुरु। आगे 31 अक्टूबर, देखो जीवन में बहुत तकलीफें हैं। हर इंसान, यहाँ टूटा कौन नहीं, छूटा कौन नहीं, हर इंसान छूटा है, हर इंसान टूटा है, लेकिन वीर वही है जो दहाड़ता है उस स्थिति में भी कि मैं हूं और मैं रहूंगा, मुझे मिटाने वाले में इतना दम नहीं कि मुझे मिटा देगा। चलो भैया, विश्व शहर हमेशा ताकतवर बने रहना चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम करना चाहिए। जन केंद्रित स्मार्ट शहर इसका विषय है, थीम है। आगे आइए, चीतों का तीसरा घर बनने की घोषणा मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में की गई है? चीतों, पहले चीता लाया गया था कहां से? नामीबिया से। नामीबिया से जो 8 चीता लाया गया था वो मध्य प्रदेश में ही कूनो पालपुर अभयारण्य में रखा गया था। लिख लो, नामीबिया से जो 8 चीता, आज से 2-3 साल पहले जो मोदी जी ने चीता लाने, मोदी जी खुद गए थे चीता लाने के लिए, तो मोदी जी जो चीता लाए 8 चीता, उसे रखा गया था मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में। बाद में इसे गांधी सागर में भी रखा गया कुछ लोगों को, गांधी सागर अभयारण्य में। और अभी कहाँ रखा गया? नौरा देही अभयारण्य। नौरा देही अभयारण्य सागर जिले में पड़ता है, सागर और उसके आसपास के जिलों में। मध्य प्रदेश के सागर जिला और उसके आसपास के जिलों में नौरा देही अभयारण्य
है फैला हुआ। नौरादेही में भी चीतों को रखा जाएगा। पहले चीता को लाया गया तो कहाँ रखा गया? तो कूनोपालपुर, मध्य प्रदेश के ही कूनोपालपुर अभ्यारण्य है। लिखिए, चीता जब नामीबिया से आया तो कहाँ रखा गया था? कूनोपालपुर में। बाद में कहाँ रखा गया? गांधी सागर अभ्यारण्य में। गांधी सागर अभ्यारण्य में, मध्य प्रदेश में ही। ये तीसरा है मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य जहां चीता को उसका घर बनाया गया, नौरादेही अभ्यारण्य, जो कहाँ है गुरु? मध्य प्रदेश के सागर और उसके आसपास के जिलों में पड़ता है। मध्य प्रदेश के सागर जिला, सागर और उसके आसपास के जिलों में पड़ता है। चीतों का यह तीसरा घर है। पहला घर था कूनोपालपुर, पहला घर था कूनोपालपुर, कूनोपालपुर था पहला घर। दूसरा घर हो गया गांधी सागर, गांधी सागर, और तीसरा घर हो गया कौन? नौरादेही। नोट कर लीजिए, सामने चित्र भी दिया हूं नौरादेही का। आगे आइए, गोवा। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल को हम झीलों का शहर भी कहते हैं, भोपाल को हम झीलों का शहर भी कहते हैं। और भोपाल के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, सॉरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। और मध्य प्रदेश को दाल राज्य, मध्य प्रदेश को बोलते हैं दाल राज्य। दाल राज्य मध्य प्रदेश को और क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बोलते हैं बाघ राज्य। मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। सोयाबीन राज्य भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को, सोयाबीन राज्य, बाघ राज्य। सोयाबीन भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, सोयाबीन राज्य। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। सोयाबीन राज्य, दाल राज्य, बाघ राज्य, ये सब किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा वन का क्षेत्रफल, फॉरेस्ट एरिया, क्वेश्चन आ जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ रहते हैं? आदिवासी मन जनजाति कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश। जनजातियों की संख्या, आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, और वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश। बाघों की संख्या भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। नोट कर लीजिए, बाघ राज्य, सोयाबीन राज्य, दाल राज्य के नाम से किसे जानते हैं? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल को झीलों का शहर भी कहते हैं। गोवा राज्य में एक महोत्सव मनाया जाता है, डिंडी महोत्सव। एक्चुअली 1909 में, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, आज जानकारियों का बस भंडाफोड़ होगा। आज पूरी तरह से सब कुछ मिलेगा आपको। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक करना जरूरी है। डिंडी महोत्सव 1909 में गोवा में प्लेग फैला हुआ था। 1909 में गोवा में प्लेग फैला हुआ था, तो वहां पर भगवान को भगवान विष्णु का, विट्ठल जी, एक्चुअली कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भगवान विष्णु का एक रूप है विट्ठल जी महाराज। विट्ठल जी का लोगों ने आवाहन किया, पूजा पाठ किया कि भगवान हमें प्लेग से मुक्ति दे दीजिए, और धीरे धीरे वहां प्लेग की बीमारी समाप्त हो गई। तब से भगवान विट्ठल जी को मनाने के लिए कीर्तन करते हैं लोग, नगाड़ा बजाते हैं और तुरई बजाते हैं। तुरई, नगाड़ा, ढोल वहां बजाया जाता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं विट्ठल भगवान को खुश करने के लिए। 1909 में से ही ये मनाया जा रहा है। इस त्योहार कब से मनाया जा रहा है? 1909 में। सालसेट और मंडगांव, सालसेट तालुका, गोवा के सालसेट तालुका, सालसेट एक तालुका है, उसमें एक जगह है मडगांव, मडगांव में मनाया जाता है। गोवा के सालसेट तालुका के मडगांव में मनाया जाता है। विट्ठल भगवान की इसमें पूजा की जाती है, और 1909 से त्यौहार मनाया जा रहा है। इस बार 116वां त्यौहार था। इस बार जो था 116वां था। नोट कर लीजिए। आगे आओ गुरु। हर दिन सुबह 8 से 9 के बीच में करंट अफेयर की क्लास होती है। अब 15 दिन पर हम लोग एक रिवीजन सेशन भी रखेंगे। पूरे 15 दिन का जितना करंट पढ़ाया हूं एकदम रटवा दूंगा खड़ा होकर के। बस सेशन से जुड़े रहिएगा, हर दिन लाइव सेशन देखिएगा, और सेशन अच्छा लग रहा है गुरु तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, रॉब जेटन किस देश के पहले खुले तौर पर समलैंगिक यानी गे प्रधानमंत्री बने हैं? भैया इसमें ऑप्शन गलत है, एक नीदरलैंड इसमें डाल दो ऑप्शन में। नीदरलैंड के बने हैं, गलती से ऑप्शन टाइप हो गया है, नीदरलैंड। नोट कर लीजिए गुरु, रॉब जेटन किस देश के पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री, गे प्राइम मिनिस्टर बने हैं? समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं ये, गे हैं ये, और ये कहाँ के बने? नीदरलैंड के बने हैं। नीदरलैंड को ही हम लोग पहले बोलते थे डच। नीदरलैंड का दूसरा नाम है डच। नीदरलैंड का एक और नाम है हॉलैंड। नीदरलैंड का एक और नाम है हॉलैंड। नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड में एक बंदरगाह है जो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, रॉटरडम। रॉटरडम जो है नीदरलैंड में है बंदरगाह। ये यूरोप महादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे यूरोपोर्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है कि यूरोपोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है?
यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, और जिसे यूरोपोर्ट के नाम से जानते हैं, रॉटरडम। ये भी कहा है नीदरलैंड में। नीदरलैंड का पुराना नाम है डच, नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड। और याद रखिए नीदरलैंड में एक शहर है दहेग। दहेग नीदरलैंड में ही दहेग है, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन आ जाए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है गुरु, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दहेग में है। दहेग भी नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड का पुराना नाम डच, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। और नीदरलैंड में एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, जो यूरोप महादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसका नाम है रॉटरडम। रॉटरडम को हम यूरोपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये सब नोट कर लीजिए। और नीदरलैंड में ही गिरती है राइन नदी। राइन नदी नीदरलैंड में ही जाकर गिर जाती है उत्तर सागर में। नीदरलैंड के में एक जगह है उत्तर सागर, नॉर्थ सी, उसी में राइन नदी गिरती है। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी भी कहते हैं। लिखो, राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहा जाता है। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहते हैं। और ये नीदरलैंड में ही जाकर गिर जाती है उत्तर सागर में। नीदरलैंड में उत्तर सागर में कौन गिरती है, राइन नदी। राइन नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। राइन नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और ये नीदरलैंड में जाकर गिर जाती है उत्तर सागर में। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी भी कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। नीदरलैंड का पुराना नाम डच, हॉलैंड, राजधानी एम्स्टर्डम, सबसे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडम भी यहीं पर है। यूरोपोर्ट इसको कहा जाता है। नीदरलैंड में ही द हेग है, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या है गुरु, मुख्यालय है। और अभी रॉब जेटन यहाँ के पहले क्या समलैंगिक प्रधानमंत्री बने, समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं रॉब जेटन। चलिए, बड़ी शानदार सा जानकारी मिल रहा है। सेशन को लाइक कर दो गुरु, मजा आ रहा है तो बोलना कि सर मजा आ गया। आईसीसी रॉब जेटन का नाम याद रखना, रॉब जेटन। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहां होगा, आईसीसी T20 अभी देखो, आज बहुत ऐतिहासिक दिन भी है, पता है ना आप लोगों को। आज महिला क्रिकेट टीम ऐतिहासिक सफलता अर्जित करते हुए, हम लोग जनरली पुरुष क्रिकेट टीम को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। जब पुरुष क्रिकेट का आयोजन होता है, वनडे, T20, तो भीड़ लगा के देखते हैं, खूब सम्मान देते हैं पुरुष क्रिकेटर को। लेकिन महिलाओं ने जो इतिहास रचा, 339 रन को पीछा करते हुए भाई ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को मात दिया भारत ने, ये बहुत माने सैल्यूट के काबिल है। और इंटरेस्ट पैदा कर दिया, भारतीयों का इंटरेस्ट पैदा कर दिया महिला क्रिकेट देखने के लिए। यही होता है। मैं देखो, तुम्हें जो इग्नोर करता है ना, अपनी मेहनत से उसको जवाब दो, इंटरेस्ट पैदा करो। तुम ललायत मत रहो कि यार मेरा सम्मान करो, मेरा प्यार दो, मेरा सम्मान करो, मेरा प्यार दो। सम्मान प्यार मांगने से नहीं मिलता, खूब मेहनत करो, अपने आप को सूरज की तरह चमकाओ, लोग ललायत हो जाए तुमसे मिलने के लिए और तुमसे बात करने के लिए, उस ओहदा तक पहुंचाओ। तो ये इंग्लैंड, भारत की जो क्रिकेट टीम है, महिला क्रिकेट टीम, इसने दिखाया है दम कि तुम्हें देखना पड़ेगा हमारा मैच। तो गुरु, आज फाइनल मैच है, हम सभी दुआ करेंगे कि भारत ही वर्ल्ड कप लेकर आए, पहला वर्ल्ड कप जो भारत जीतेगा, आज 100% जीतेगा, मुझे विश्वास है। T20 विश्व कप 2026 का आयोजन होगा दोनों देशों में, भारत श्रीलंका दोनों में होगा। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट। अक्टूबर 2025 में पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित होने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। अभी अक्टूबर 2025 में हुआ है पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में हुआ है क्या, त्रिसेवा सैन्य, यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों इसमें भाग लिया। उसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल नाम दिया गया, इस सैन्य अभ्यास का नाम दिया गया त्रिशूल, जो पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में हुआ है। आगे आइए। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स अवार्ड 2025 किसे दिया गया है। टॉप, यही पुरस्कार का नाम है टॉप एग्री फूड पायनियर्स अवार्ड। टॉप एग्री फूड पायनियर्स अवार्ड ये दिया गया है संजीव कपूर को। संजीव कपूर को मिला है टॉप एग्री फूड फाउंडेशन, टॉप एग्री पायनियर्स अवार्ड। टॉप एग्री पायनियर्स अवार्ड मिला है किसके द्वारा दिया गया, विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा पायनियर्स अवार्ड किसे दिया गया, संजीव कपूर को। देखिए, संजीव कपूर का मैंने चित्र भी लिया है ताकि आपको याद रहे। आगे आइए, ज्यादा नहीं, टोटल 30 सवाल है, जुड़े रहिए। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो। सेशन को सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह सेशन को फैला दो गुरु, ताकि अधिकतम लोग गुरु जी से जुड़ सकें। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं बेहतर करंट आपको करा रहा हूं और दिन प्रतिदिन इसको और बेहतर बनाते जाना है। एलन मस्क की एक कंपनी है, किस AI कंपनी ने
ग्रोसीपीडिया नामक नई ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च की है। नई ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया, जो भी सर्च करिए आपको वहां से मिल जाएगा, जो भी सर्च करिए वहां से मिल जाएगा। उसका नाम है ग्रोसीपीडिया। ग्रोसीपीडिया क्या है? एक एनसाइक्लोपीडिया है, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब ये होता है कि दुनिया की सब जानकारी वहां पर होगी। तो भैया ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया जिसका नाम है ग्रोसीपीडिया, ये एआई कंपनी किसकी है भैया? एलन मस्क की, XAI, इसी ने लॉन्च किया है। एलन मस्क की कंपनी है एआई कंपनी XAI, उसी ने लॉन्च किया है ग्रोसीपीडिया नामक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। आगे आ जाओ। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का घोषणा किया है? भैया कौन सा देश है? दुनिया का 26वां देश बन गया जिसने ट्रैकोमा को क्या किया है? सामान्य स्तर पर लाने का काम किया है। कौन सा देश है जो अक्टूबर 2025 में ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या अब नहीं रहा उस देश में भी। फिजी का नाम सुन, फिजी की राजधानी है सुआ। फिजी की जो राजधानी है यह है सुआ। ये प्रशांत महासागर का देश है। इसमें है भैया प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर का देश है, प्रशांत महासागर का देश है सुआ। फिजी में गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया का मतलब होता है अनुबंध पर, ऐसे मजदूर जिनको अनुबंध करके दूसरे देशों में ले जाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका और कई देशों में भारत से अनुबंध करके एक बंधुआ मजदूर को ले जाया गया अलग अलग देशों में, उसमें फिजी सबसे इंपॉर्टेंट है। गिरमिटिया मजदूर को सबसे ज्यादा कहां शिफ्ट किया गया? फिजी में शिफ्ट किया गया। और फिजी में कहा जाता है कि आज वही लोग सत्ता चला रहे हैं। फिजी में भारतीयों का ही सत्ता एक तरह से है, इनका भारत संबंध है। फिजी प्रशांत महासागर का देश है, इसकी राजधानी है सुआ। और बता दूं कि फिजी ने भी ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये दुनिया का 26वां देश बन गया। गिरमिटिया मजदूर, नोट करिएगा, गिरमिटिया मजदूर से इनका संबंध है। तो टोटल 29 सवाल ही था, 30 सवाल नहीं, कुल मिला के 29 सवाल था। कैसा लगा आज का सेशन एक बार जरूर बताइएगा। मजा आ गया गुरु तो दिल से लिखना। 296 लोग जुड़े हैं, 296 लोग जुड़े हैं। सेशन को पर लाइक कर दो गुरु, बिना लाइक किए मत जाना, सेशन को लाइक कर दो। और आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि हाँ सर आपके सेशन को हम आज सभी लोग मिलकर शेयर करेंगे। सभी लोग जा रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक और अपने स्टेटस में भी लगा लीजिएगा इस लिंक को, ताकि अधिकतम लोग देख सकें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, तो बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, शेयर कर देना गुरु। और कैसा लगा एक बार दिल से कमेंट करके बताना, तो हम आगे भी और बेहतर करेंगे। और आपके भी कुछ राय हैं तो राय दीजिएगा कमेंट में, हम आपकी राय को मानेंगे। क्योंकि आप लोगों की सहमति से, आप लोगों की राय से ही इस सेशन को आगे बढ़ाना है और सेशन को बेहतर से बेहतरतम तक ले जाना है। क्योंकि इससे बेहतर कुछ ना हो ऐसा कर देना है। पर सर ये आपको SSC CGL केंद्र सरकार वाला जो होता है उसमें भी काम आएगा, बैंकिंग एग्जाम में भी काम आएगा, बिहार दरोगा, ADO, करंट अफेयर कोई ऐसा थोड़ा नहीं कहां से पूछेगा, ADO, इसके बाद DSO, जितना भी बिहार में पेपर है सब में 100% काम आएगा। अगला 72वीं BPSC में भी काम आएगा। जितने भी परीक्षा आगे होने वाले हैं सब में काम आएगा। इसलिए जुड़े रहिए सेशन से, लगातार करते रहिए। अब हम एक सवाल नहीं छूटने देंगे, करंट की जिम्मेवारी हम पर, एकदम याद करवाने की, सिर्फ करवाने का नहीं, हर 15 दिन पर रिवीजन भी, सब जिम्मेवारी हमारी। बस आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोई साथ दे न दे हम आपके साथ खड़े हैं। तो मिलते हैं कल फिर बेहतरीन करंट अफेयर के साथ सुबह 8 बजे या 9 बजे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। आज पूरा दिन आपका शुभ हो, अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन बेहतर हो। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक शुभकामनाएं, सभी को शुभ दिन, अच्छा हो, बेहतर हो। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।